देखो, अगर ओम के नियम को अब हम समझ गए हैं तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले दो चार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर और प्रॉब्लम फिर और आती है कठिन कठिन। पहले एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करोगे, पहले मन लगेगा, फिर रंग जमेगा, फिर तो महफिल जम जाएगी, है ना, बहुत मजा आएगी। ठीक, चलिए। तो 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। पहले जो जो दिया है उसको निकाल लें। क्या क्या दिया है? 1.5 वोल्ट यानी V इक्वल सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल ओम। इस सेल द्वारा I का मान ज्ञात करना है ना। V बराबर IR या RI, पहले RI करो, V इक्वल RI, V इक्वल RI। ज्यादातर न्यूमेरिकल में यही प्रयोग किया जाता है, V इक्वल IR को, है ना, ज्यादातर यही प्रयोग किया गया है। RI IR एक ही तो है भैया, है ना, RI। तो अब यहां देख लेते हैं। तो V का मान हमें दिया है 1.5 इक्वल R का मान 0.5 इंटू I का मान निकालना है। इसको लाओ इधर, 1.5 बटे 0.5 इक्वल I, 0 दशमलव दशमलव काट दो, 5 यही, तो I इक्वल 3। अब I का मात्रा क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर को A लिख देंगे, कोई दिक्कत? वो एंगस्ट्राम है, वो दूसरा बात है। जो ए लिखकर यहाँ एंगस्ट्राम लिखा जाता है, ये एंगस्ट्राम दूसरा है, मीटर का मात्रक है ना। ये एंगस्ट्राम फिजिक्स वहां पढ़ाएंगे जहां मीटर उटर की होती है। और ये बहुत ही सरल है। क्या कि एक बल्ब 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर धारा लेता है। कितना? एक बल्ब 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट यानी V इक्वल कितना है? 220 वोल्ट पर कितना एम्पियर धारा लेता है? I इक्वल 2.2 एम्पियर धारा लेता है। तो कह रहा है कि 110 वोल्ट पर यानी V इक्वल 110 वोल्ट पर वो कितनी धारा लेगा, कितनी I बराबर पूछ रहा है। तो देखो, यहां से अगर हम प्रतिरोध निकाल लें यानी R निकाल लें, तो R बराबर यहां रख देंगे, धारा इस पे निकल जाएगा, है ना। इसी में तो कह रहा है यही तो कि एक बल्ब 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर धारा लेता है। तो अगर यही 220 दे रहे हो, अगर 220 के स्थान पर 110 वोल्ट दे दिया जाए और प्रतिरोध यही रहे हमारा, तो इससे कितनी धारा लगेगी, है ना। तो प्रतिरोध पहले निकाल लें तो आराम से धारा आ जाएगी, है ना। तो पहले इस पे हम निकाल लेते हैं। तो पहले इस पे निकाल लेते हैं। तो V इक्वल IR से, है ना। तो अब हमें निकालना है R, यहां R निकालना है। तो R इक्वल हो जाएगा V अपान I। V का मान हमारा कितना है? 220, और I का मान 2.2। इसको हटाओ, यहां लगाओ। तो अब ये तो हो गई 2200 बटे 22, इसको काट दो। प्रतिरोध हमारा कितना आ गया? 100, है ना। अब यही प्रतिरोध हम इस पे रख दें, है ना। ये V1 था, इसको V2 कर लो, है ना। अब ये I1 है, I2 हमें कह दो निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा आ ही गया है। तो V2 इक्वल R I2 हमें निकालना है ना। तो ये हो जाएगा I2 इक्वल V2 अपन R। V2 हमारा कितना आया है? कितना है? 110। R हमारा कितना है? 100, ठीक है ना। इसको काट लो, कितना आ रहा है? हाँ, अब इसको काटोगे जब तो ये हो जाएगा 1.1, है ना, एम्पियर। यही हमारा आंसर आ रहा है।
अगर इसको ना काट पाओ तो इस तरह कर लिया करो। देखो सबसे सरल है, 100 को 110 में भाग दो तो ये जाएगा 1 पॉइंट में, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 0। तो यहाँ 10 बचेगी, तो यहाँ दशमलव बढ़ाओगे 0 आ जाएगी, 100 बन जा 100, है ना। ये कट गई, 1.1 आ गया। इस तरह कर लो, अगर तुम्हें मतलब अगर तुम तुरंत नहीं लगा पा रहे इस तरह कर लो, है ना। बस गुरूर ना रहे भैया लगाने में, लगाओ जल्दी। गमों की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। आसमान पर या थोड़ी ऊंचाइयों पर चढ़कर ज्यादा गुरूर मत करना कभी। आसमान पर चढ़ने वाले भी लोग उतारे तो सभी जाएंगे, है ना। तो उतारे सभी जाएंगे, गुरूर ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। गुरूर किसी भी चीज का है गुरूर, हम छोटे मोटे आदमी हैं। एक भैया देखो पहले इसे समझ लो, किसी चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो अब वो चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। कारक मतलब क्या, जान लो कि कारक कौन को प्रभावित करे, कैसे क्या रोक सकता है। रोकने वाला ऐसा कौन मनुष्य है, कौन प्राणी है, कौन माइक लाल है जो रोक ले, है ना। तो दो माइक लाल हैं। एक तो भैया तार की लंबाई, है ना। ये नहीं कि तुम्हें यहां से और स्विट्जरलैंड तक लेकर जाना है लाइट, या मान लीजिए यहां से प्रतापगढ़ तक ले जाना है लाइट, तो अब तुम 10 रुपये मीटर वाला तार ले लो, प्रतापगढ़ तक फैला दो, तो खुद बीचों में टूट के गिर जाएगा। तो प्रभावित करने वाला कारक तार की लंबाई होती है ना। और फिर उसका क्षेत्रफल भी होता है। अब कितनी दूर तक, सबका एक लिमिट है, कितनी दूर तक फैलाओगे तुम तार को, है ना। तो प्रभावित करने वाले दो ही कारक हैं, पहला तार की लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। यही दोनों हैं, समझ गए। तो अब ये जो तार की लंबाई, तो पहला लिखो, इसमें लिखो प्रभावित करने वाले कारक, पहला पहला तार की लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब तार की लंबाई क्या होती है, किसी 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 चालक में प्रतिरोध आर प्रोपोर्शनल 1/a। देखिए अब ये समीकरण एक, आर और आर ये दोनों है। अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, आर प्रोपोर्शनल यल इंटू 1/a लिख सकते हैं कि नहीं, या इसको लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए, लिख सकते हैं ना, है ना। तो अगर ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। तो ये जब इक्वल लगाएंगे, आर इसको बराबर लगाएंगे, तो एक नियतांक लगाएंगे, उसे ओम साहब ने इसे रो का नाम दिया। कोई एबीसीडी पी क्यू आर एस तक लिख सकते हैं, लेकिन ओम साहब ने इसे रो कहा है ना। तो ये यल अपान ए, जहां 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 रो इक्वल प्रतिरोध नियतांक, प्रतिरोध नियतांक, या इसी को ही प्रतिरोधकता कहा थी। मतलब प्रतिरोध को रोकने वाला भी अगर कोई है, कोई शेरों का शेर है, तो उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। शेरों का शेर, महाशेर, वेरी गुड शेर, है ना, वही है, ठीक है ना।
तो रो को हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। समझ गए ना? इसे प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध को भी रोकने वाला धकता, प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधक को रोको। समझ गए? ठीक है ना? और कक्षा 10 में इसका मात्रक बहुत आता है ना? हम मात्रक निकालना बताते हैं तुम्हें, कैसे मात्रक निकालोगे, इसको लिख लो जल्दी। हाँ ठीक है, देखो ये भैया, अब विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक, अब हम रो का मात्रक निकालेंगे, हम सूत्रों से ही निकाले। रट्टा मारना बंद, अब एक आंदोलन चालू, रट्टा मारना बंद, है ना? अब ये यहीं से निकालो, डिफिनीशन भी बनाओ और यहीं से सब कुछ करो, है ना? हम रो का सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक, रो इक्वल क्या है, सूत्र हम यहां लिख दे रहे हैं तो आसान होगी, रो इक्वल आर ए अपान एल, यही फार्मूला है ना? तो यही है, तो रो का मात्रक होगा ओम, ओम, और ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा, क्षेत्रफल को ए बराबर लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो ए का मान यानी क्षेत्रफल का मान मीटर स्क्वायर, यानी कहीं पर भी क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा ही ना, है ना? अब यहां पर लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगी तो रो इक्वल क्या हो जाएगा, ओम मीटर, है ना? यही है इसका मात्रक। कोई दिक्कत है नहीं है ना? जल्दी लिख लो, फिर नोट 4-5 चीज लिखवा दे। नोट बहुत जरूरी है भैया। नोट कैसे जरूरत है कि इसमें जितनी चारों चीजें हैं ये बहुविकल्पीय में बहुत बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये पूछा गया है, तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, लेकिन पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। सबसे ज्यादा पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है कक्षा 10 में। और यदि व्यास दोगुना होगा, यदि व्यास दोगुना होगा तो प्रतिरोध 1/4 गुना हो जाएगा। ये कब होगा? इसके लिए एक सूत्र है, कैसे? तार का प्रतिरोध व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? कैसे? तार का प्रतिरोध, मान लो प्रतिरोध R है ना, और व्यास D है, तो ये हो जाएगा व्यास 1/D का स्क्वायर, ठीक है ना? इनके प्रतिरोध के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/में रहेगी ना, है ना? इतनी बात समझ गए? तो इन पांचों चारों बात को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में भर लेना और याद कर लेना। समझ गए? चला देखो भैया, तो ये पूरी बात याद रहे ना कि तार का प्रतिरोध व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? देखो मैंने दिखा दिया, है ना? और फिर यदि व्यास दोगुना कर दिया जाए, अगर ये दोगुना कर दिया जाए, व्यास दोगुना कर दिया जाए तो दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध 1/4 गुना हो जाएगा। इसी तरह यदि व्यास आधा कर दे तो प्रतिरोध 4 गुनी हो जाएगी। और तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, लेकिन पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। ये इतनी बात समझ गए? अब इतना लिख लियो, इसको जल्दी लिख लो तो हम बताएं। तार के पदार्थ पर तार का तापमान, है ना, इन दोनों को जल्दी। अब ये दोनों समझ गए ना खूब अच्छी तरीके से, है ना? अब तीसरा, तार के पदार्थ पर, तार का पदार्थ क्या होगा? अगर तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या उसका क्षेत्रफल अगर दोनों समान हो, दोनों बराबर हो, एकदम इक्वल हैं, दोनों उतनी एम्पियर की हो भी हो, उतनी एम्पियर की हो भी हो, अगर दोनों क्षेत्रफल भी उतना हो, तार भी उतनी लंबी हो, है ना, तो इस कंडीशन पे क्या होगा? इस कंडीशन पे उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना? इनका प्रतिरोध, जैसे मान लो प्रतिरोध का प्रतिरोधकता अलग हो जाएगी, प्रतिरोध अलग हो जाएगा। मतलब जैसे अगर इसमें हम ये मान लो कि इतनी ही मोटी तार है ना, और इतना ही लंबाई, जितनी मोटी तार है उसकी लंबाई उसी के अनुसार रखी गई है। जैसे ये मान लो ये तार है, ये जो बल्ब लगी है ना, ये तार अगर यहीं तक सीमित है, यहां तक ठीक है,
इसका प्रतिरोध बराबर मिल रहा है। अब ये कह दो कि यहां से हम यही बाजार तक लेकर चले जाए तो शायद नहीं चल पाएगी, है ना। या इसी पे मान लो यहीं पर है, इस पे हम थोड़ा लोड वाला लगा दें कि जैसे मान लीजिए मोटर चला दें तो इससे मोटर नहीं चल पाएगी, है ना। तो यानी इसके तार अगर समान है तो इनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो जाएंगे और इसे मोटर नहीं चला सकता ना। तो बस यही बात कह रहा है कि अगर इनका जिसे जितनी जरूरत है इतनी के लिए तार है तो इसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा कि इसे केवल बल्ब चला सकते हो, मोटर नहीं चला सकते, है ना। प्रतिरोध इसी लेवल का प्रतिरोध भी मिल जाएगा, समझ गए ना। तो यही कह रहा है कि यदि समान लंबाई तथा समान क्षेत्रफल एक एक तार के लिए तार लिए जाए तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा, इसके बाद चौथा क्या है, तार का ताप। ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है यहां तक। ये हमारा प्रभावित करने वाला कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। ये किसी ना किसी रूप में तुम्हें कक्षा 10 में ये 2 नंबर तो इसका जान लो पक्का है, ये दे देगा तुम्हें, 2 नंबर दे ही देगा। और ओम के नियम से ले लो तो 4 नंबर तुम्हारा कहीं अब गया नहीं, अभी से ही गांठ बांध लो 4 नंबर। अगर यहां तक कंप्लीट कर लिए 4 नंबर की गांठ बांध लो, है ना। समझ गए। अब इससे कुछ प्रॉब्लम बता दें, क्लियर है ना। अब प्रॉब्लम्स लिख लो।